नमस्कार भाई, मैं दीपक शोरान एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम पहले 2 लेक्चरों में हमने जो है इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ना शुरू किया था और इंडियन हिस्ट्री में से जो हमने पार्ट उठाया था वो पार्ट था मेडिवल इंडिया, मध्यकालीन भारत। और मध्यकालीन भारत में हमने पढ़ा था कि सबसे पहले जो मुस्लिम आक्रमणकारी भारत में आया था वो था मोहम्मद बिन कासिम। उसके बाद हमने पढ़ा था मोहम्मद बिन कासिम जो है वो अरब आक्रमणकारी था। तो पहला इन्वेजन, पहला जो आक्रमण हुआ था भारत पर वो अरबों के द्वारा हुआ था। उसके बाद हमने पढ़ा था 2 तुर्क आक्रमणों के बारे में, जिसमें से एक था महमूद गजनवी और दूसरा था मोहम्मद गोरी। और मोहम्मद गोरी ने ही भारत में इस्लाम की जो है स्थापना की, इस्लाम धर्म की स्थापना की। और मोहम्मद गोरी के ही गुलामों में से एक प्रसिद्ध गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में पहले मुस्लिम वंश की स्थापना की और उस मुस्लिम वंश का जो नाम था वो था गुलाम वंश। तो सल्तनत पीरियड में हम जो सल्तनत काल है हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। सल्तनत का जो टाइम पीरियड रहा है वो रहा है 1206 से 1526। लगभग 320 साल के शासन काल में 5 वंश जो है सल्तनत काल में जो है आते हैं। उन 5 वंशों के बारे में एक बार थोड़ा सा हम जान लेते हैं। जो सल्तनत काल में सबसे पहला जो वंश आता है उसको हम बोलते हैं गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश या स्लेव डायनेस्टी, जिसका टाइम पीरियड रहता है 1206 से 1290 के बीच। और हम सभी को पता है, जैसे कि अभी मैंने बताया कि गुलाम वंश की जो स्थापना थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। दूसरा इसके अंदर जो वंश आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश की जो स्थापना है जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी और इसका टाइम पीरियड जो रहता है वो रहता है 1290 से 1320 के बीच। इसके बाद तीसरा जो वंश आता है इसके अंदर उसका नाम है तुगलक वंश, तुगलक डायनेस्टी, तुगलक वंश। इसका जो शासनकाल रहता है, इसका जो टाइम पीरियड रहता है वो 1320 से 1414 तक, 1320 से 1414 तक। इसके बाद फोर्थ जो इसके अंदर वंश आता है उस वंश का नाम है सैयद वंश। सैयद वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? खिजर खां के द्वारा की गई थी। और तुगलक वंश की गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। तो सैयद वंश का जो टाइम पीरियड रहता है वो रहता है 1414 से 1451 तक। और इसके बाद सल्तनत काल में सबसे जो अंतिम वंश था उस वंश का नाम था लोधी वंश। और लोधी वंश की स्थापना की थी बहलोल लोधी ने। इसका टाइम पीरियड रहता है 1451 से 1526 तक। और 1526 में पानीपत के पहले युद्ध में बाबर के द्वारा लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी की हत्या कर दी जाती है। और उसके बाद भारत में शुरू होता है मुगल काल। तो मुगल काल का जो श्रेय जाता है वो बाबर को जाता है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो ये 5 वंश जो है हमें सल्तनत काल के अंदर पढ़ने हैं। इन 5 वंशों में अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा जो टाइम पीरियड रहता है वो किसका रहता है? तुगलक वंश का। लगभग 94 ईयर्स तक जो है तुगलक वंश ने शासन किया। सबसे कम की अगर मैं बात करूं तो 30 साल का, 30 साल जो है सबसे कम जो है खिलजी वंश ने जो है शासन किया। अब थोड़ा सा 1 बाय 1 हम जो है इनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो वंश है हम शुरू करते हैं सबसे पहले वंश से, गुलाम वंश या स्लेव डायनेस्टी। गुलाम वंश जो है इसकी स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा की गई। गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी। इस गुलाम वंश में हमें टोटल 11 शासकों के बारे में पढ़ना है और जिसमें सबसे पहला कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने जो है इसकी स्थापना की। गुलाम वंश का एक अन्य नाम जो है वो है ममलूक वंश। ज़्यादातर इतिहासकार यही मानते हैं कि गुलाम वंश को गुलाम वंश न कह के ममलूक वंश कहा जाए। अब ममलूक वंश और गुलाम वंश में फ़र्क क्या है? ममलूक का मतलब वो होता है जो एक स्वतंत्र माता पिता की संतान हो, मतलब जो जन्मजात गुलाम ना हो, उसको हम क्या कहते हैं? ममलूक वंश कहते हैं, ममलूक कहते हैं, उसको ममलूक कहा जाता है। और गुलाम का मतलब होता है कि जो जन्मजात गुलाम हो, जिसके माता पिता भी गुलाम रहे हो, उससे उत्पन्न संतान क्या कहलाती है? गुलाम। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो एक स्वतंत्र माता पिता की संतान था। बाद में जो है उसको गुलाम के तौर पे खरीदा गया था, स्लेव के तौर पे। इसलिए इतिहासकार मानते हैं कि इसका जो वाजिब जो नाम रहेगा वो क्या रहेगा? ममलूक वंश रहेगा। तो इसलिए गुलाम वंश का एक दूसरा नाम क्या है? ममलूक वंश है। ममलूक वंश के बारे में मैं आप समझ गए होंगे ममलूक वंश का मतलब क्या है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले
गुलाम वंश में सबसे पहला जो नाम हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद गद्दी पर बैठता है आराम शाह। आराम शाह के बाद इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह। इसके बाद रजिया सुल्तान। इसके बाद बहराम शाह। बहराम शाह के बाद मसूद शाह। मसूद शाह के बाद नसीरुद्दीन महमूद। इसके बाद 7, 8 बलबन। बलबन के बाद कैकुबाद और अंत में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कैमूर्स। ये शासक हैं जो कि आपके गुलाम वंश में हुए हैं। अगर मैं इनके टाइम पीरियड की बात करूं तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो टाइम काल था वो रहा था 1206 से 1210। आराम शाह सिर्फ कुछ समय के लिए गद्दी पर बैठा था 1210 में ही। इसके बाद आराम शाह की हत्या कर दी जाती है किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा 1211 में जुट गए युद्ध में। उसके बाद इल्तुतमिश गद्दी पर बैठता है और उसका शासनकाल रहता है 1211 से 1236 तक। और लगभग 7 से 8 महीने जो है रुकनुद्दीन फिरोज शाह इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद बैठता है 1236 में गद्दे पर। लेकिन उसके बाद रजिया सुल्तान जो है रजिया जो है वो सुल्तान बनती है और नवंबर 1236 से लेकर 1240 तक ये सुल्तान रहती है। इसके बाद बहराम शाह का जो टाइम पीरियड रहा 1240 से 1242 तक। मसूद शाह के अगर टाइम पीरियड की मैं बात करता हूं तो मसूद शाह का टाइम पीरियड रहा 1242 से 1246 तक। इसके बाद बलबन जो है उस समय जैसे इल्तुतमिश के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो वो एक 40 दल की स्थापना करता है जिसको तुर्क चहलगामी कहा जाता है, उसकी स्थापना करता है। और उसी का हेड कौन था इस समय पे? बलबन साजिश करके नसीरुद्दीन महमूद को मसूद जागी से गद्दी पर बैठा देता है। इसके बाद नसीरुद्दीन महमूद का टाइम पीरियड चलता है और वो टाइम पीरियड रहता है 1246 से 1265 तक। और इसके बाद नसीरुद्दीन की जब मृत्यु हो जाती है, नसीरुद्दीन की अपनी कोई औलाद या संतान नहीं थी, तो उसके बाद बलबन जो है गद्दी पर बैठता है। और बलबन का जो टाइम पीरियड रहता है वो रहता है 1265 से 1287 तक। और उसके बाद 3 साल के लिए कैकुबाद 1287 से 1290 तक। और इसके बाद अंतिम जो कैमूर्स है वो कुछ समय के लिए 1290 में जो है गद्दी पर बैठता है। और बाद में इसकी हत्या इसी के संरक्षक फिरोज मलिक या जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा कर दी जाती है और दूसरे वंश की स्थापना होती है जिसको हम कहते हैं खिलजी वंश। इस वंश में हमें इन सुल्तानों के बारे में पढ़ना है, इनके बारे में हमें जानना है कि किसने क्या क्या काम करवाए हैं, किसका शासनकाल कितने टाइम पीरियड तक रहा है। आपको ज़्यादातर ये याद रखना है कि स्टेप वाइज कई बार सीधा क्वेश्चन आता है कि इल्तुतमिश के बाद अगला बनने वाला सुल्तान कौन था, तो इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह। ऐसे ही छोटे मोटे क्वेश्चन जैसे बहराम शाह, रजिया सुल्तान के बाद तुरंत कौन सुल्तान बना, तो बहराम शाह जो है इल्तुतमिश का ही पुत्र था। तो इसके बारे में हम 1 बाय 1 सबके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। जो गुलाम वंश था इसका फाउंडर या जिसको हम कहते हैं इसका संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम सब जानते हैं, ये किसका गुलाम था? मोहम्मद गोरी का। और इसी को भारत में जो है मुस्लिम वंश की स्थापना के लिए जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक में जो ऐबक है इसका मतलब होता है चंद्रमा का देवता। इसका मतलब क्या होता है? चंद्रमा का देवता, गॉड ऑफ मून।
गॉड ऑफ मून। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, जब कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर बैठा तो उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। उसने जो उपाधियां धारण की वो कौन कौन सी थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने सिर्फ सालार और मलिक की उपाधि धारण की। अगर मैं बात करूं सिप सालार की, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सेनापति, चीफ ऑफ आर्मी या फिर आर्मी चीफ जिसको हम बोलते हैं, इसकी उपाधि धारण की। इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपको इसके बारे में याद रखनी है वो है ये कि इसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया। और हम सब जानते हैं कि कुतुब मीनार का जो नाम है वो प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे है। बख्तियार काकी। कुतुब मीनार का जो नाम है वो किस पे रखा गया है? प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नाम पे रखा गया है। इसने कुतुब मीनार का निर्माण जरूर शुरू करवाया था, लेकिन ये उसको पूरा नहीं करवा पाया। उसको पूरा करवाने का श्रेय जाता है इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश ने 1229 में जो है कुतुब मीनार को पूरा करवाया था। इसके बाद अगर मैं बात करूं इसके थर्ड पॉइंट की, इसे एक और नाम से जाना जाता है जिसमें इसको कहते हैं लाख बख्श। लाख बख्श। लाख बख्श का मतलब होता है लाखों का दान करने वाला। लाखों का दान करने वाला। लोगों ने इसे लाख बख्श की उपाधि दी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दान करता था, इसलिए लोग जो है इसको किसकी उपाधि दी? लाख बख्श की उपाधि दी। इसके बाद आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके अंदर और याद रखना है, इसको कुराना खावा भी कहा जाता है। कुराना खावा का मतलब होता है इसको कुरान मुँह जुबानी याद थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान मुँह जुबानी याद थी, इसलिए इसको क्या कहा गया? कुराना खावा कहा गया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सल्तनत काल में किस शासक को कुरान मुँह जुबानी याद थी? तो सल्तनत काल में किसको कुरान जो है मुँह जुबानी याद थी? वो थी कुतुबुद्दीन ऐबक को। इसके बाद जो है, इसके बाद अगर मैं आगे बात करता हूं तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु है 1210 में लाहौर में हुई। और इसकी मृत्यु हुई कैसे? चौगान खेलते वक्त। चौगान खेलते वक्त घोड़े से गिरने से। तो पूछा जाएगा ऐसे कौन सा सुल्तान है जिसकी मृत्यु घोड़े से गिरने हुई या चौगान खेलते हुए हुई? तो वो था कुतुबुद्दीन। अब कुतुबुद्दीन के बाद सबसे बड़ा मसला ये रह गया कि भाई आगे जो है सल्तनत काल संभालेगा कौन? जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, कुतुबुद्दीन के बाद कौन शासक बनता है? आराम शाह। आराम शाह जो था वो कुतुबुद्दीन का ही लड़का था, कुतुबुद्दीन का पुत्र था। अगला जो शासक बनता है इसके बाद वो बनता है कौन? आराम शाह। चलो आराम शाह के बारे में कुछ बातें जानते हैं। आराम शाह टाइम पीरियड 1210 से कह सकते हो 1211 तक। 1210 में जैसे ही कुतुबुद्दीन की मृत्यु होती है तो ये जो है आगे गद्दी पे आके बैठ जाता है। आराम शाह एक अयोग्य शासक था। इसने राज्य जो प्रशासन था उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, इसलिए जो दिल्ली के तुर्क अमीर थे, वो इससे खफा हो गए। और इस टाइम इसी के समय बदायूं का सूबेदार था कौन? इल्तुतमिश। कई बार क्वेश्चन आता है सीधा कि कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल के समय बदायूं का सूबेदार कौन था? इल्तुतमिश। दिल्ली के तुर्क अमीरों ने इल्तुतमिश के पास संदेशा भेजा और बताया कि भाई जो अब दिल्ली के ऊपर शासन कर रहा है, दिल्ली सल्तनत में जो शासन कर रहा है वो एक अयोग्य शासक है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप आए और दिल्ली के शासन को संभालें। इल्तुतमिश जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था।
1204 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1205 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को गुलामी से मुक्त कर दिया था, मतलब दास्ता से मुक्त कर दिया था, और इल्तुतमिश को कहाँ का सूबेदार बनाया था? बदायूं का। इल्तुतमिश बहुत भरोसेमंद आदमी था, इसीलिए कई बार जो कुतुबुद्दीन ऐबक के मुंह से है इल्तुतमिश की बातें सुनते थे लोग कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, इसलिए लोग चाहते थे कि अब अफसोस जो है सरदार कौन बने? इल्तुतमिश। उधर इल्तुतमिश भी यही चाहता था कि भाई ये तो एक गुलाम वंश है, तो इसका जो शासक बने अगला वो कौन बने? एक गुलाम ही बने। और इल्तुतमिश किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। इसलिए इल्तुतमिश जो है दिल्ली की तरफ बढ़ता है। तो इनके बाद जो है इन दोनों के बीच में हम सभी लोग जानते हैं एक युद्ध होता है, उस युद्ध को हम कहते हैं जूड़ का युद्ध। उस युद्ध को हम किस नाम से जानते हैं? जूड़ का युद्ध, बैटल ऑफ जूड़। इसको हम किस नाम से जानते हैं? बैटल ऑफ जूड़। और ये कब होता है? 1211 में। और ये किस किस के बीच होता है? ये था इल्तुतमिश और आराम शाह के बीच। इल्तुतमिश जो है आराम शाह को हरा देता है, और इसके बाद इल्तुतमिश खुद जो है गद्दी पर बैठ जाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट है इल्तुतमिश के बारे में, इल्तुतमिश के अंदर से बहुत से पॉइंट है जो एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, तो इल्तुतमिश को थोड़ा सा ध्यान से हम पढ़ेंगे यहाँ पे। अब हम बात करते हैं इल्तुतमिश की। इसका टाइम पीरियड रहा 1211 से 1236। इसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगर ये कहे कि भाई दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक है। लेकिन मैं बात करता हूँ वास्तविक संस्थापक की। एक्चुअल फाउंडर कौन है? इल्तुतमिश है, क्योंकि इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत में बहुत ज़्यादा सुधार किए। इसने जो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय राजधानी लाहौर होती थी उसको बदलकर कहाँ ले आया? दिल्ली ले आया। तो दिल्ली सल्तनत पर अब कौन बैठा था? इल्तुतमिश बैठा था। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है, इसको एक्चुअल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना गया। दिल्ली सल्तनत में यह पहला शासक था जिसे सुल्तान की उपाधि मिली। दूसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं यहां पे, तो मतलब ये इंपॉर्टेंट है। पहला शासक जिसे सुल्तान की उपाधि प्राप्त हुई। मैंने बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, उसने सिपह सालार और मलिक की उपाधि धारण की थी। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला जो शासक था वो कौन था? इल्तुतमिश था। और ये किसके द्वारा इसको दी गई थी? बगदाद के खलीफाओं द्वारा। बगदाद के खलीफाओं द्वारा। खलीफा के बारे में मैंने आपको बताया था, खलीफा मतलब क्या होता है? मोहम्मद पैगंबर के जो उत्तराधिकारी होते थे, जो सक्सेसर होते थे, उनको पहले खलीफा कहा जाता था। लेकिन बाद में इस्लाम में ये जो है एक राजनीतिक पद बन गया था। मतलब जो इस्लाम धर्म के मुख्य होते थे, मुख्य व्यक्ति होते थे, उनको क्या कहा जाता? खलीफा कहा जाता था। तो बगदाद के खलीफाओं के द्वारा किसे सुल्तान की उपाधि दी गई? तो वो कौन था? इल्तुतमिश। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि बगदाद के खलीफाओं के द्वारा सल्तनत काल में किस व्यक्ति को सुल्तान की उपाधि दी गई? तो वो कौन था? इल्तुतमिश था। अब इसके बाद इसने कुतुब मीनार को पूरा करवाया। कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया। इसने चांदी और तांबे के सिक्के चलवाए। चौथा पॉइंट जो आपने इसके अंदर याद रखना है, चांदी और तांबे के सिक्के। ही इंट्रोड्यूस सिल्वर एंड कॉपर कॉइन्स। जो तांबे के सिक्के थे उनको कहा जाता था टका, और जो तांबे के सिक्के थे उनको कहा जाता था जितर। ये पहला ऐसा शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के जो है इंट्रोड्यूस किए इंडिया के अंदर। तो शुद्ध अरबी सिक्के चलाने का श्रेय भी किसको जाता है? शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाए।
इसी ने शुद्ध अरबी के जो है सिक्के चलवाए। ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट। चांदी और तांबे के सिक्के, चांदी थी उसको क्या कहा जाता था, टका, और तांबे को क्या कहा जाता था, जितल। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है, इसने चालीसा दल की स्थापना की। दल चालीसा या चालीसा दल की जो है स्थापना की, और इस चालीसा दल को कहा क्या जाता था, तुर्क ए चहलगानी। इसको क्या कहा जाता था, तुर्क ए चहलगानी। तुर्क ए चहलगानी के अंदर 40 योग्य तुर्क सरदार होते थे जो इल्तुतमिश को राज्य से संबंधित एडवाइस देते थे कि राज्य का जो प्रशासन है हमें किस तरह से जो है आगे चलाना चाहिए। तो चालीसा दल की स्थापना का श्रेय किसको जाता है, इल्तुतमिश को। इसके बाद एक और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको बात इसके अंदर याद रखनी है चालीसा दल के बाद, कि चालीसा दल की स्थापना इसने की थी। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बात जो है आपने यहाँ पे याद रखनी है वो ये है कि इसी ने जो है इक्ता प्रणाली की शुरुआत की। इक्ता प्रणाली की शुरुआत। इक्ता प्रणाली या इक्ता सिस्टम होता क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में हम जानते हैं अभी। इक्ता प्रणाली क्या कहा जाता है, इक्ता जो है एक अरबी वर्ड है, इक्ता जो है एक अरबी वर्ड है और इसका मीनिंग होता है भूमि। तो अपने सैनिकों को नगद वेतन की जगह जो जीता हुआ क्षेत्र था उसमें से कुछ भूमि जो है उनको दे दी जाती थी, भाई आप यहाँ पे कुछ भी कीजिए, वो जो है भूमि उनकी हो जाती थी। और इस भूमि को लेने वाला क्या कहलाता था, इक्तेदार। तो इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की, इल्तुतमिश ने। इक्ता प्रणाली संबंधित किससे है, इक्ता प्रणाली जो संबंधित है वो है भूमि से। भाई जो विजित क्षेत्र से उसी में से सैनिकों को नगद वेतन की जगह क्या दे दी जाती थी, भूमि दे दी जाती थी। इसके बाद दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको इल्तुतमिश के टाइम के जो है याद रखने हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है 1215 में तराइन का तीसरा युद्ध। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, तराइन का तीसरा युद्ध इंपॉर्टेंट है। तराइन का तीसरा युद्ध जो कि कब हुआ, 1215 में, थर्ड बैटल ऑफ तराइन। ये किस किस के बीच होता है, ये होता है इल्तुतमिश वर्सेस यल्दौज। इल्तुतमिश वर्सेस यल्दौज। यल्दौज मैंने बताया था गजनी का शासक था। जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है तो वो जो है अपना जो जितना भी विजित क्षेत्र था, चाहे वो भारत का हो चाहे वो अफगान का हो, तो वो अपने गुलामों में बांट देता है। और उसमें यल्दौज के हिस्से में जो है गजनी का जो क्षेत्र है वो आता है। अब यल्दौज जो है वो दिल्ली पर कब्जा करना चाहता था, दिल्ली पे आके अपना हक जमाना चाहता था। बस इसी चीज़ का जो है, इसी चीज़ के लिए यल्दौज जो है लाहौर तक आ पहुंचा था। और बाद में जो है इल्तुतमिश यल्दौज के साथ दोनों के बीच एक युद्ध होता है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, तराइन का तीसरा युद्ध। तो तराइन का तीसरा युद्ध किस किस के बीच हुआ, इल्तुतमिश और यल्दौज। यल्दौज पता चला कौन था, यल्दौज जो था वो भी एक मोहम्मद गोरी का गुलाम था जो कि कहां का शासक था, गजनी का शासक था फिलहाल। अब इसी युद्ध में इल्तुतमिश जो है यल्दौज को हरा देता है और इसके मंसूबे पर पानी फिर जाता है कि भाई ये जो दिल्ली सल्तनत पर कब्जा करना चाहता था। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, 1221 में मंगोलों का आक्रमण। 1221 में अटैक ऑफ मंगोलॉइड, मंगोलों का आक्रमण। मंगोलों में आक्रमण करने वाला यहाँ पर क्या होता है, ये एक्चुअली में ये आक्रमण होता नहीं है, ये आक्रमण होते होते बच जाता है। वो भी किसकी वजह से, इल्तुतमिश की वजह से। मंगोलों में क्या था उस समय जो है, मंगोल का जो शासक था इस समय, वो मंगोल का शासक कौन था, वो था चंगेज खान। चंगेज खान। और इसका वास्तविक नाम क्या था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप यहाँ पे याद रखोगे। इसका वास्तविक नाम था तैमुजिन। चंगेज खान या गेंगेज खान, इसका वास्तविक नाम क्या था, तैमुजिन था। चंगेज खान के छोटे भाई की हत्या कर दी थी जलालुद्दीन मांगबरनी ने। ये बातें अरब साइड की है, तो वहाँ से बातें फारस साइड के, तो वहाँ से जब हम बात करते हैं तो चंगेज खान के छोटे भाई की हत्या कर दी थी किसने, जलालुद्दीन मांगबरनी ने। थोड़ा सा नाम आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, जलालुद्दीन मांगबरनी।
जलालुद्दीन मांग बरनी। जलालुद्दीन मांग बरनी ने चंगेज खां के छोटे भाई की हत्या कर दी थी। बस इसी का बदला लेने के लिए चंगेज खां किसके पीछे पड़ा हुआ था? जलालुद्दीन मांग बरनी के। और जलालुद्दीन मांग बरनी जो है इससे बचने के लिए भारत में आता है और दिल्ली में संदेश पहुंचाता है इल्तुतमिश के पास कि प्लीज़ मुझे जो है यहाँ पे पनाह दीजिए, मेरे पीछे जो है मंगोल पड़े हुए हैं। इसी बीच इल्तुतमिश के पास चंगेज खां भी जो है संदेश पहुंचाता है और ये कहता है कि अगर आपने जलालुद्दीन मांग बरनी को पनाह दी तो ये आपके लिए बहुत बुरा होगा। बस, और इल्तुतमिश अच्छे से जानता था कि मंगोल जो होते थे वो बहुत ही अजीब प्रकार के लोग थे। उनका एक ही काम था मारना, काटना और लूटना, बस, इससे ज़्यादा उनको कुछ आता ही नहीं था। इसलिए इल्तुतमिश ने जो है जलालुद्दीन मांग बरनी को अपने यहाँ पे पनाह देने से इनकार कर दिया और बाद में जो है दिल्ली पर आक्रमण होते होते बच गया। किसकी वजह से? इल्तुतमिश की वजह से। तो क्वेश्चन 2-3 प्रकार से बन सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा, मंगोल सबसे पहले किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण करने आए थे लेकिन आक्रमण कर नहीं पाए? वो कौन था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने किसको जो है अपने यहाँ पे पनाह देने से इनकार कर दिया था? तो वो था जलालुद्दीन मांग बरनी। चंगेज खान किसका पीछा करते हुए भारत पे आया था? जलालुद्दीन मांग बरनी का। फिर मंगोल जो है किसका पीछा करते और कब आए थे? ये 1221 में। तो मंगलोइड जो अटैक था इसके बारे में हमने जाना। चंगेज खां, वास्तविक नाम तैमूजिन, किसके पीछा पड़ा हुआ था? जलालुद्दीन मांग बरनी के। क्यों? क्योंकि जलालुद्दीन मांग बरनी ने चंगेज खां के छोटे भाई की हत्या कर दी थी। भारत में क्यों आया था? क्योंकि भारत में जो है चंगेज खां से बचने के लिए शरण चाहता था, लेकिन इल्तुतमिश ने इसको साफ मना कर दिया, इसलिए जो है भारत पर मंगोलों का आक्रमण होते होते बच गया। ये जो है थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इसके बारे में। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आगे, इल्तुतमिश को ही गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है? गुलामों का गुलाम। अब आप समझ गए होंगे कि मैं इसको गुलामों का गुलाम क्यों कह रहा हूं। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो किसका गुलाम था? वो था मोहम्मद गोरी का। और मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था? इल्तुतमिश। इसलिए इसको क्या कहा गया? गुलामों का गुलाम कहा गया। अब 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु कब हुई इसकी? 1236 में। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि इल्तुतमिश के बाद आगे कौन जो है शासन को संभाले। जब इल्तुतमिश जिंदा था तो यही चाहता था कि उसकी सल्तनत को आगे कौन संभाले? रजिया, उसकी बेटी। इसका सबसे बड़ा कारण क्या था? इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि इसके बाकी के जो 4 बेटे थे, मैं एक बार उनके नाम लिख रहा हूँ इसके 4 बेटों में। इसके 4 बेटों में सबसे पहला जो नाम था, सबसे बड़ा बेटा नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद। दूसरा जो इसका बेटा था उसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज शाह। उसका नाम क्या था? रुकनुद्दीन फिरोज शाह। तीसरा जो इसका बेटा था वो था बहराम शाह। और चौथा जो इसका बेटा था उसका नाम था कुतुबुद्दीन। कुतुबुद्दीन जो है सबसे छोटा था। नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु जो है वो जब इल्तुतमिश का टाइम पीरियड चल रहा था उसी समय हो गई थी। ठीक है। अच्छा, एक बात और यहाँ से मैं आपको क्लियर कर लेना चाहता हूँ। भारत में गुबन निर्माण का पिता भी इसे ही कहा जाता है। गुबन निर्माण का पिता, भारत में गुबन निर्माण का पिता किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को ही कहा जाता है। और इसी ने भारत में जो है मकबरे बनाने की शुरुआत की थी। और इसने पहला जो भारत में मकबरा बनवाया था वो किसके? अपने जो बड़ा बेटा था इसका नासिरुद्दीन महमूद, उसकी कब्र पे जो है इसने पहला भारत में जो है मकबरा बनाया था। तो नासिरुद्दीन महमूद की तो पहले ही मृत्यु हो चुकी थी और यही इसका योग्य पुत्र था। लेकिन अब बचते कौन कौन हैं? अब बचते कौन कौन हैं? रुकनुद्दीन, बहराम शाह और कुतुबुद्दीन। लेकिन इल्तुतमिश की इच्छा क्या थी कि वो किसको बनाना चाहता था? रजिया सुल्तान को। रजिया सुल्तान भी जो है इल्तुतमिश की बेटी थी। लेकिन दिल्ली के जो अमीर तुर्क थे वो एक औरत को शासन करते हुए देखना नहीं चाहते थे। इसलिए दिल्ली के तुर्क जो है साजिश करके किसको अगला बादशाह घोषित कर देते हैं? रुकनुद्दीन फिरोज शाह को। तो इल्तुतमिश के बाद कौन बादशाह बनता है? रुकनुद्दीन फिरोज शाह। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि इल्तुतमिश के बाद दिल्ली सल्तनत में किसको कौन शासन करता है? तो उसका नाम क्या है? रुकनुद्दीन फिरोज शाह। आप ध्यान रखिएगा, रजिया सुल्तान का नाम नहीं आएगा। रजिया सुल्तान जो है रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बाद उसका नाम आएगा। तो अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बारे में। रुकनुद्दीन फिरोज शाह।
शासनकाल इसका 1236 में ही कुछ महीनों के लिए ही रहा। अब क्या था, ये भी एक अयोग्य शासक था, अयोग्य शासक कह लो या फिर नाम मात्र का शासक था। एक्चुअल में जो रुकनुद्दीन फिरोज शाह के समय जो शासन कर रहा था, जो सल्तनत को जो चला रहा था, वो थे साताकुन। ये साताकुन जो थी वो रुकनुद्दीन फिरोज शाह की माँ थी और एक बहुत ही क्रूर महिला थी। दिल्ली सल्तनत में जो दिल्ली के तुर्क थे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इसने जुल्म ढाए। बस इसी कारण जो है दिल्ली के जो तुर्क थे वो इनसे नफरत करने लगे, रुकनुद्दीन फिरोज शाह से। इसी का फ़ायदा उठा के रजिया सुल्तान जो है वो लाल कपड़े पहनती है। लाल कपड़े पहनने का मतलब ये था कि अगर भाई किसी को न्याय चाहिए हो तो इल्तुतमिश ने एक प्रथा चला रखी थी, जिसको भी न्याय चाहिए होता था वो क्या होता था, लाल कपड़े पहनकर उसके दरबार में आता था। तो इल्तुतमिश समझ जाता था इसको न्याय चाहिए, इसीलिए रजिया सुल्तान इस चीज़ का फ़ायदा उठा के दिल्ली के जो तुर्क अमीर थे या दिल्ली की जो जनता थी उनके बीच में लाल कपड़े पहनकर जाती है और कहती है कि आप लोग देख रहे हो कि ये जो दोनों माँ बेटे हैं मिलकर लोगों पर कितना जुल्म ढा रहे हैं, ये दोनों माँ बेटे जो हैं दोनों मिलकर लोगों पर कितना जुल्म ढा रहे हैं। इसलिए अगर आप मुझे अगला सुल्तान घोषित कर दो, इसलिए अगर आप मुझे अगला सुल्तान घोषित कर दो तो मैं सल्तनत को बिल्कुल सेफ, या फिर ये कहेगी कि मैं सल्तनत को बहुत अच्छे से जो है डील करूंगी, सल्तनत को बहुत अच्छे से आगे जो है चलाऊंगी। बस इसी चीज़ से जो है दिल्ली के तुर्क अमीर जो है प्रभावित हो जाते हैं और वो दिल्ली सल्तनत पे जो अटैक कर देते हैं और वहाँ पे रुकनुद्दीन फिरोज शाह और उसकी माता साताकुन को क्या कर लेते हैं, बंदी बना लेते हैं। इसके बाद किसको सुल्तान घोषित कर दिया जाता है, रजिया सुल्तान को। तो अब हम थोड़ा सा रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ते हैं कि रजिया सुल्तान के टाइम पीरियड क्या था, क्या क्या उसके द्वारा मुख्य जो क्वेश्चन उसके अंदर से बनते हैं। तो रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान का टाइम पीरियड रहता है 1236 से 1240, 1236 से 1240। रजिया सुल्तान प्रथम और अंतिम महिला मुस्लिम शासक थी। इसके बाद आप किसी भी महिला को जो है सल्तनत काल में नहीं सुनोगे कि कोई महिला जो है सुल्तान बनी। तो प्रथम और अंतिम जो है महिला सुल्तान जो है मुस्लिम शासक कौन थी, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान के बारे में आपको थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें जो याद रखनी है वो ये है, 2-3 व्यक्तियों के नाम याद रखने हैं इसके समय में। सबसे पहला जो नाम आपको याद रखना है वो याद रखना है याकूत खान। याकूत खान जो था वो था बठिंडा का सूबेदार। दूसरा ऐतगिन, ऐतगिन जो था वो था बदायूं का सूबेदार। और एक सबसे इम्पोर्टेंट नाम जो आपने यहाँ पे याद रखना है वो है तीसरा नाम जो आपको याद रखना है याकूत खान। याकूत खान नहीं, सॉरी, यहाँ पे अल्तुनिया आएगा। अल्तुनिया जो है वो भटिंडा का जो है सरदार था, अल्तुनिया। याकूत खान जो था वो था अबिसीनिया का। बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि याकूत खान कहाँ से था, तो याकूत खान जो था वो था अबिसीनिया से। और ये जब इल्तुतमिश था तो इल्तुतमिश के घोड़े की रखवाली करता था। इल्तुतमिश के घोड़े की रखवाली का अपने शासनकाल में रजिया सुल्तान ने याकूत खान को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दिया था। और कई तथ्यों से ये माना जाता है कि याकूत खान जो था वो रजिया सुल्तान का प्रेमी था। अब इसी से रजिया ने सुल्तान ने याकूत खान को एक पद दिया जिस पद को हम कहते हैं अमीर ए आखुर। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि रजिया सुल्तान ने याकूत खान को कौन सा पद दिया, अमीर ए आखुर। इस पद को हम क्या कहते हैं, शाही अश्वशाला का प्रधान। शाही अश्वशाला का प्रधान, जो शाही घोड़ों का जो तबेला होता था शाही घोड़ों का, उसका प्रधान किसे नियुक्त किया गया, याकूत खान। चलो, इसी बात से जो है अमीर आखुर की जो है पद देने के कारण जो है
दिल्ली के अमीर तुर्क जो है वो रजिया सुल्तान से नाराज हो गए। वो नहीं चाहते थे कि कोई गुलाम या कोई छोटे पद का व्यक्ति जो है हमारे जो है सल्तनत काल में इतना बड़ा पद उसको जो है दिया जाए बस। और इसी दौरान अल्तुनिया का जो शासक था, सॉरी बठिंडा का जो शासक था अल्तुनिया, वो जो है विद्रोह कर देता है। इसी विद्रोह को दबाने के लिए रजिया सुल्तान जो है याकूत खां के साथ कहां पे जाती है, बठिंडा जाती है। और बठिंडा पहुंचते ही अल्तुनिया जो है वो किसका वध कर देता है, याकूत खान की हत्या कर देता है। अब आगे हम जानेंगे थोड़ा सा इसके बारे में कि क्या होता है कि जब अल्तुनिया जो था बठिंडा का सूबेदार था, इसने वहां पे विद्रोह कर दिया सल्तनत के खिलाफ। और इसी विद्रोह को दबाने के लिए रजिया सुल्तान याकूत खां के साथ कहां जाती है, बठिंडा जाती है। और बठिंडा जाने के बाद अल्तुनिया जो है वो हत्या कर देता है किसकी, याकूत खान की। अब अपनी जान बचाने के लिए रजिया सुल्तान जो है राजनीतिक कूटनीति खेलती है और याकूत जो अल्तुनिया था उसको कहती है हम दोनों शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद हम दोनों जो है दिल्ली सल्तनत पर मिलकर जो है शासन करेंगे। इस बात से अल्तुनिया जो है राजी हो जाता है और वो जो है रजिया सुल्तान के साथ शादी कर लेता है। इसके बाद रजिया सुल्तान और अल्तुनिया दोनों दिल्ली के लिए निकल पड़ते हैं और रास्ते में कैथल हरियाणा, ये बात है 1240 की, कैथल हरियाणा में रुकते हैं। तो अल्तुनिया और रजिया सुल्तान जैसे दिल्ली के लिए निकल पड़ते हैं तो रास्ते में ये कैथल हरियाणा के अंदर जो है आराम करने के लिए निकलते हैं। वहां दिल्ली में क्या होता है, जब रजिया सुल्तान बठिंडा आई हुई होती है तो उस समय वहां पे बहराम शाह चालीसा दल को कंट्रोल कर रहा होता है। और जैसा कि चालीसा दल जो था वो पहले से ही जो है रजिया से जो है नाराज चल रहा था, क्योंकि इसका जो संबंध जो थे याकूत खान के साथ उससे जो है उनके अंदर रोष पैदा हो रखा था। तो वो बहराम शाह जो होता है इसी बात का फायदा उठाता है और उस चालीसा दल के साथ मिलकर कैथल हरियाणा के अंदर ही रजिया सुल्तान और ये अल्तुनिया की क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। तो कैथल और हरियाणा में किसकी हत्या होती है, रजिया सुल्तान की हत्या, रजिया सुल्तान की हत्या। और कैथल में ही जो है इसका मकबरा है। रजिया सुल्तान की हत्या होने के बाद अब शासक कौन बनता है, बहराम शाह। और बहराम शाह का टाइम पीरियड मैंने आपको बताया था 1240 से 1242। अब आगे के एक दो जो शासक है आपको उनके अंदर ज्यादा बातें याद रखने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर बस आपको इनका टाइम पीरियड याद रखने की बात है। रजिया सुल्तान के बाद जो अगला शासक बनता है उसका नाम था बहराम शाह। बहराम शाह भी मैंने आपको बताया था ये इल्तुतमिश का लड़का था, इल्तुतमिश का बेटा था। बहराम शाह जो है इसका टाइम पीरियड जो रहता है 1240 से 1242 तक। इसके अंदर सिर्फ एक ही पॉइंट है जो आपको याद रखना है, इसने एक पद बनाया था, उस पद का नाम था नायाब ए मुमलकात, नायाब ए मुमलकात। और इस पद पर सबसे पहले जो फर्स्ट इस पद पर बैठा था, इस पद का जो अधिकारी था, इस पद पर बैठने वाला व्यक्ति था, उसका नाम था एतगीन। उसका नाम क्या था, एतगीन। ये पद किसके लिए बनाया गया था, ये पद बनाया था संरक्षक के तौर पर, सेफ्टी के तौर पर, यानी कि यहाँ पे जो इस पद पर बैठता था वो सुरक्षा कर्मी के लिए सबसे बड़ा सुरक्षा कर्मी होता था। और इस पद पर सबसे पहले बैठने वाला व्यक्ति कौन था, तो कई बार क्वेश्चन आता है कि सल्तनत काल में नायाब मुमलकात पद बनाने वाला सबसे पहला शासक कौन था, तो वो कौन था, बहराम शाह। और बहराम शाह का टाइम पीरियड कितना था, 1240। तीसरा अगर ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन बनते तो यही बनते हैं कि नायाब मुमलकात पद पर बैठने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था, वो था एतगीन। और एतगीन के बारे में मैंने अभी बताया था जब हम पढ़ रहे थे रजिया के बारे में कि एतगीन जो था इससे पहले बदायूं का सूबेदार था। अब बहराम शाह के बाद अगला शासक जो बनता है वो बनता है मसूद शाह। मसूद शाह के बारे में आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मसूद शाह के बारे में सिर्फ आपको टाइम पीरियड याद रखना है। मसूद शाह का जो टाइम पीरियड रहता है वो रहता है 1242 से 1246। इसके समय में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, जो चालीसा दल था, चालीसा दल में सबसे मुख्य व्यक्ति था बलबन। सबसे मुख्य व्यक्ति कौन था, बलबन। चालीसा दल का सबसे मुख्य व्यक्ति कौन था, बलबन। और बलबन जो है
वो सबसे ज्यादा किसके निकट था? नसीरुद्दीन महमूद के। मतलब नसीरुद्दीन और नसीरुद्दीन महमूद और बलबन में अच्छी खासी बनती थी, दोनों बहुत पक्के मित्र आप एक तरह से कह सकते हो थे। इसके अंदर क्या होता है कि जो बलबन था चालीसा दल का अधिकारी था, एक बहुत बड़ा अधिकारी था। बस ये साजिश रचता है और मसूद शाह की हत्या करवाकर किसको अगला शासक बना देता है? नासिरुद्दीन महमूद को। अगला शासक कौन बनता है? नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद का जो टाइम पीरियड रहता है वो रहता है 1246 से 1265। अब इसके अंदर हमें थोड़ी सी बातें पढ़ने की जरूरत है। अब जाहिर ही बात है नासिरुद्दीन अगला महमूद जो है अगला सुल्तान बनता है, लेकिन सिर्फ ये नाम मात्र का सुल्तान था। असली जो शासन कर रहा था वो कौन कर रहा था? बलबन। अब ये भी कुछ नहीं कह सकता क्योंकि बलबन की वजह से ही तो शासक बना था। तो अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं नासिरुद्दीन महमूद के बारे में। टाइम पीरियड 1246 से 1265। अब ये जो शासक बना नाम मात्र का शासक था, मैंने बताया असली शासन किसके हाथों में था? बलबन के हाथों में। और बलबन ने क्या किया? बलबन ने अपनी एक पुत्री का जो विवाह है इससे करवा दिया। अपनी एक पुत्री का विवाह इससे करवा दिया, नासिरुद्दीन महमूद से। इससे जो है शासन में जो है बलबन जो है ज्यादा और जो है जो पूरी तरह से शासन था वो किसके हाथों में आ गया? बलबन के हाथों में आ गया। और नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को एक उपाधि देता है, उस उपाधि का नाम है उलुग खान। उस उपाधि का नाम क्या है? उलुग खान। उलुग खां का मतलब होता है विश्व का खान। तो क्वेश्चन आता है बलबन को उलुग खां की उपाधि किस शासक ने दी? जो बलबन था उसको उलुग खां की उपाधि किसने दी थी? नासिरुद्दीन महमूद ने। इसके बाद नासिरुद्दीन महमूद की जो मृत्यु है 1265 में हो जाती है। 1265 में जब नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु होती है तो इसकी अपनी कोई सुल्तान नहीं थी। बस इसी चीज का फायदा उठाता है कौन? बलबन। और अगला शासक कौन बन जाता है? बलबन। बलबन से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो बलबन को थोड़ा सा आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहली बात, बलबन बलबन जिस नाम से शासन करने के लिए बैठता है वो नाम क्या था? तो आपको नाम याद रखना है गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन। बलबन जो है गयासुद्दीन बलबन के नाम से जो है सुल्तान बनकर जो है दिल्ली सल्तनत में बैठता है। और इसका टाइम पीरियड रहता है 1265 से 1287। 1265 टू 1287 तक जो है इसका शासन पीरियड रहता है। अब बलबन जब शासक बनता है, सुल्तान बनता है, तो सबसे पहली जो बात थी, पूरे जो तुर्क अमीर थे दिल्ली के उनमें यही बात फैल जाती है कि एक गुलाम, एक दास जो है वो अगला शासक बन गया है, ये बात हमें मंजूर नहीं है। तो ये जो बात ही धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल जाती है। बस इसी बात को दबाने के लिए बलबन जो है कुछ नियम, कुछ कानून बनाता है। उन्हीं कानूनों को लेकर हम आगे जो है पढ़ने वाले हैं। बलबन क्या करता है कि बलबन जब गद्दी पर बैठता है तो इसका सबसे पहला काम क्या था? वो काम था जो चालीसा दल था, चालीसा दल की समाप्ति। मैंने आपको बताया कि चालीसा दल बनाया किसने था? इल्तुतमिश ने। लेकिन उसको खत्म किसने किया? गयासुद्दीन बलबन ने। क्यों किया भाई? बलबन, जाहिर बात है बलबन भी पहले चालीसा दल में था। बलबन को डर था कि कहीं मेरे जैसा कोई और व्यक्ति आ जाए, वो साजिश रचे और मुझे इस पद से हटाकर और खुद जो है अगला शासक बन जाए। बस इसी डर से इसने क्या किया? चालीसा दल की समाप्ति कर दी। चालीसा दल की समाप्ति के बाद जो दिल्ली के तुर्क थे वो और ज्यादा बढ़त है। उन्होंने कहा ना तो बलबन जो है एक शुद्ध रक्त का आदमी है। शुद्ध रक्त का कहने का मतलब मेरा यह था कि अब तक जो शासनकाल चल रहा था वो जो है आपका इल्तुतमिश के बाद जो था वो आपका हेरिडिटी से चल रहा था। इल्तुतमिश के बाद उसके बेटे जो है वो लगातार शासक बनते आ रहे थे, यानी कि वे सारे के सारे इल्बरी तुर्क थे। लेकिन बलबन जो था वो पता ही नहीं कौन था तो तुर्क से, लेकिन ये नहीं मानते थे, क्योंकि इसलिए कहते थे शुद्ध रक्त का नहीं। शुद्ध रक्त का मतलब ये है कि ये इल्तुतमिश की औलादों में के बाद में से किसी की भी जो है ये औलाद नहीं है, इसलिए इसको शुद्ध रक्त का नहीं माना जा। तो बलबन ने क्या कहा कि भाई मैं जो हूं वो आफ्सियाब वंश से। अब दिल्ली के तुर्क बोले ये क्या है? तो दिल्ली के तुर्क, आफरसियाब जो वंश था उस समय में ईरान का सबसे बड़ा वंश होता था। सबसे बड़ा मुस्लिम वंश जो माना जाता था वो आफरसियाब वंश से होता था। तो लोगों को बताया इसने कि भाई मैं जो है आफरसियाब वंश से हूँ। तो लोग बोले तो ऐसे ही बकवास कर रहा है, क्या पता है या नहीं। तो इसके बाद ये क्या करता है, ये एक नीति चलवाता है। इसमें लो एवं रक्त सिस्टम, रक्त नीति
लागू की। अब ये क्या था? लो एंड रख नीति का मतलब होता है जो भी कोई छोटा मोटा जुल्म करता है उसकी बड़ी से बड़ी सजा। तो लोग बोले कि भाई ये तो वैसे डराने के लिए बात कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। होता क्या है कि इसी टाइम में एक बहुत बड़ा जमींदार क्या करता है, किसी व्यक्ति से उसका छोटा मोटा कोई झगड़ा था तो उससे बदला लेने के लिए वो जो है उसकी हत्या कर देता है, या फिर कुछ भी सिस्टम होता है। तो इसमें क्या करता है, वो लोगों को इकट्ठा करवाता है पार्क में, एक बगीचा था उसके अंदर लोगों को इकट्ठा करवाता है, और जिस जमींदार ने उस किसान की हत्या की थी उसको हाथी से कुचलवा देता है। बस इसी बात से लोगों के फिल्टर जो है फट जाते हैं, वो डर जाते हैं। इसके बाद बलबन जो है पूरी तरह से दिल्ली पर क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है। तो अब जो पूरी तरह से सुल्तान कंप्लीटली जो बन जाता है, कौन बन जाता है, गयासुद्दीन बलबन। इसके बाद लोगों को थोड़ा सा और अपना डर जो है उनके अंदर बिठाने के लिए दो प्रथाएं चलाता है, जिनको हम कहते हैं पायबोस और सिजदा। सिजदा और पायबोस। क्वेश्चन आएगा सिजदा और पायबोस प्रथा किसने चलाई थी? सिजदा और पायबोस जो प्रथा है वो किसके द्वारा चलाई गई थी? बलबन के द्वारा। लो एवं रक्त नीति किसके द्वारा चलाई गई? बलबन के द्वारा। सिजदा और पायबोस जो था, इसके अंदर होता क्या था? सिजदा का मतलब होता है सुल्तान के सामने जब भी कोई व्यक्ति आएगा तो उसके सामने सर झुकाएगा। पायबोस का मतलब होता है बिल्कुल सीधा लेटकर, दंडवत लेटकर उसके पैरों को क्या करेगा, चूमेगा। तो ये जो प्रथाएं चलाई, ये किसने चलाई? गयासुद्दीन बलबन ने। सिर्फ चलाई किस लिए? इसलिए कि लोगों में उसका क्या बना रहे, भय बना रहे, क्योंकि लोग मानते थे कि ये जो है शुद्ध रक्त का व्यक्ति नहीं है, इसलिए हम जो है इसको शासक मान नहीं रहे थे। बस इसी चीजों को जो है लागू करने के लिए बलबन ने लोहे रक्त नीति और सिजदा और पायबोस जैसी जो है नीतियां चलाई। इसके बाद जब हम बलबन के बारे में थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं तो बलबन के समय में ही दो और प्रमुख घटनाओं के बारे में आपने याद रखना है। मंगोलों का दूसरा आक्रमण। मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि जो बहराम शाह था, इसके समय में मंगोलों का पहला आक्रमण होता है। दूसरा आक्रमण जो होता है वो बलबन के समय में होता है। तो मंगोलों का दूसरा, मंगोलों के दूसरे आक्रमण जो है किसके समय में हुआ? गयासुद्दीन बलबन के समय में हुआ। और इसी आक्रमण में इसका एक बेटा था, जो सबसे बड़ा बेटा था, मोहम्मद शहजादा, वो मारा गया। और मोहम्मद शहजादा इस आक्रमण में मारे जाने के कारण बलबन जो है इस दुख को जो है सह नहीं पाया, और बलबन की भी कुछ समय बाद क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो क्वेश्चन आएगा, पुत्र वियोग में मरने वाला पहला शासक कौन था दिल्ली सल्तनत में? तो वो कौन था? बलबन था। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, सभी को पता है, अमीर खुसरो प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर खुसरो ने कवि के रूप में काम करना भी शुरू किसके समय में किया था? बलबन के समय में किया था। अमीर खुसरो जो है एक प्रसिद्ध कवि थे, जिसने सबसे ज्यादा, अमीर खुसरो जो है सबसे ज्यादा जो है सुल्तानों के साथ काम करने वाला जो है कवि था। इसके बारे में हम पूरा एक टॉपिक बनाएंगे कि अमीर खुसरो था कौन, कहाँ से आया था, क्या कहाँ इसका जन्म हुआ था, कितने राजाओं के साथ, कितने सुल्तानों के साथ जो है इसने अपना जो है जीवन काल बिताया है। इसके गुरु सबको पता है कौन थे? इसके गुरु जो थे निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। तो मैंने बताया पुत्र वियोग में जो है 1287 में जो है किसकी मृत्यु हो जाती है? बलबन की। बलबन के बाद अगले दो और शासक आते हैं दिल्ली सल्तनत में, जिसमें से कैकुबाद जो था वो बलबन का पोता था। कैकुबाद का जो टाइम पीरियड रहता है वो 1287 से 1290 तक का रहता है। इसके बारे में सिर्फ एक ही आपको इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, इसने दिल्ली में एक महल बनवाया था, उस महल का नाम था किला खोरी का महल। तो दिल्ली के किला खोरी महल का निर्माण किसने करवाया था? कैकुबाद। और इसी किला खोरी के महल में खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी क्या करते हैं? अपना राज्याभिषेक करवाते हैं। तो क्वेश्चन दो बनते हैं कि जलालुद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक दिल्ली के कौन से महल में हुआ? किला खोरी के महल में। और किला खोरी का निर्माण किसने करवाया था? कैकुबाद ने। कैकुबाद के बाद 1290 में अंतिम शासक कैमूर्स जो है गद्दी पर बैठते हैं, और कैमूर्स जो है इसका संरक्षक बनाया जाता है
फिरोज मलिक को। इससे पहले फिरोज मलिक जो थे वो पंजाब के इक्तेदार हुआ करते थे, सूबेदार हुआ करते थे। बाद में फिरोज मलिक को कहा भी कि आप कैमूर्स के क्या बने, संरक्षक बने, इसका बॉडीगार्ड बनाया गया। लेकिन फिरोज मलिक ने देखा कि कैमूर्स, अब जो दिल्ली सल्तनत में जो गुलाम वंश चलता रहा है उसमें जो कैमूर्स जो है वो एक बहुत अयोग्य व्यक्ति है फिरोज, और ये फिरोज जो है कैमूर्स की हत्या कर देता है और फिर खुद जो है दिल्ली सल्तनत पर बैठता है और एक नए वंश की स्थापना करता है। उस वंश का नाम क्या है? उस वंश का नाम है खिलजी वंश। उस नए वंश का नाम क्या था? खिलजी वंश। तो खिलजी वंश की स्थापना करने वाला कौन था? फिरोज मलिक। और फिरोज मलिक जब खिलजी वंश की स्थापना करता है, सुल्तान बनता है, तो एक उपाधि धारण करता है जिसको कहते हैं जलालुद्दीन। तो जिस नाम से ये जो है खिलजी वंश की स्थापना करता है वो नाम क्या था? जलालुद्दीन। इसलिए कहा जाता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी कौन से वंश की स्थापना करता है? खिलजी वंश की, जिसका की टाइम पीरियड रहता है 1290 से 1320 का। इसके अंदर अब हम आगे जो है नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे खिलजी वंश के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इससे नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम खिलजी वंश और तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे। ये लंबा सेशन इसलिए चल रहा है क्योंकि हम जो है पॉइंट वाइज जो है हर एक चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा कि आपको जो है